Today's video we will going to discuss about the development of sociology. We will also we can take a learn about the social forces that led to the development of sociology. Not only that, we will of course focus upon the social forces not only in Europe but also we can say in America that led to the development of sociology. Basically, American sociology और European sociology two different aspects हैं. In fact, जब sociology initially emerge हुई थी as a we can say कि separate discipline, so अपने unique methods के साथ तो वो develop हुई थी within Europe. और यूरोप में जब वो डेवलप हुई तो उसके बिहाइंड बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे बिहाइंड ऐसे फैक्टर, सोशल फैक्टर्स और इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स दिखे जिसकी वजह से सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट हुई. तो सबसे पहले हम यूरोप के अंदर जो कि इनिशियल स्टेजेस थे सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट के उसे हम स्टडी कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रीजन था जिसे मेंशन किया जाता है ऑन रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इज द पॉलिटिकल रेवोल्यूशन. इस पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी नाम देते हैं जो कि 1789 में अकर हुआ था और यहाँ मुकम्मल तौर पर ओवरथ्रो की गई थी बहुत सेंचुरी ओल्ड जो एक रूलिंग गवर्नमेंट थी उसे खत्म किया गया था. Because of the dissatisfactory condition of the masses, they were not satisfied with the ruler. Because उस वक्त के रूलर जो हैं बहुत ही टायरेंट थे और उन्होंने इलीगल टैक्सेस को इम्पोज कर रखा था मासेस के ऊपर. इस चीज को देखते हुए मासेस बहुत डिससेटिस्फाइड और इसी चीज को उन्होंने लेते हुए एक रेवोल्यूशन कॉज किया. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस पाया जाता है. एवोल्यूशन एक ऐसा स्लो चेंज होता है जो कि सोसाइटी में एडजस्टेबल होता है, उससे खास किसी किस्म का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता. वो इस तरह से चेंज अगर होता है कि स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली उसके चेंज हो रहा होता है, इसलिए चेंज का जो हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस इतना खास नहीं दिखता, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन अगर हम बात करें आपके ऑफ कोर्स रेवोल्यूशन की, तो रेवोल्यूशन एक ऐसा चेंज होता है जो बहुत ही सडन होता है, ऐसा चेंज जो कि पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को हिला के रख देता है. जब ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर हिलता है तो वहां का जो बेसिक ऑर्डर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो चूंकि ये एक रेवोल्यूशन था जो कि अकर हुआ था आउट ऑफ द डिससैटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ द मासेस, क्योंकि जितना भी टैक्स लगाते थे उनके ऊपर वो उनकी भलाई के लिए यूज नहीं किया जाता था बट दे वर यूजिंग इट फॉर देयर लग्जरीज. ठीक है, मतलब रूलर्स की कंडीशन अच्छी से अच्छी होती चली जा रही थी. इसने बड़ा वी कैन से कि डिस्टर्ब किया वी कैन से कि जितने भी मासेस हैं और उन्होंने जो है रेवोल्यूशन कॉज कर दिया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तनाव आना शुरू हो गया सोसाइटी के अंदर. स्पेसिफिकली फ्रांस के अंदर डिसऑर्डर क्योस आने लग गया. सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हिल कर रह गया, क्योंकि सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ तो उसने दीगर स्ट्रक्चर्स को भी चेंज करना शुरू कर दिया और ऐसा चेंज जो कि सोसाइटी के वो जो ओल्ड मेथड्स थे उसके थ्रू इस सोसाइटी को चलाना मुमकिन नहीं था. तो इस चीज को देखते हुए बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए. मकसद ये था कि भाई जो फ्रेंच सोसाइटी है, जो इसके अंदर क्योस आया, डिसऑर्डर आया आउट ऑफ द पॉलिटिकल और फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको रिस्टोर किया जा सके. इसमें बहुत सारे थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे और उनकी राइटिंग्स इसी से एसोसिएटेड, इसमें कॉम्टे, डर्कहाइम एंड मेनी अदर्स. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं फैक्टर है जो कि यूरोपियन सोशियोलॉजी को लीड कर गया. इनफैक्ट सिर्फ आप सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं. आई एम जस्ट डिस्टिंग्विश इट फॉर वी कैन से पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. बहरहाल आपने ये याद रखना है कि जो सेकंड मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट हुई वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म. तो ये भी रेवोल्यूशन ही था क्योंकि इससे पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था. उससे पहले किसी किस्म का इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था. अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया. ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल वर्क था वो उसकी अहमियत कम हो गई, फैक्ट्रीज में काम करने की अहमियत बढ़ने लग गई. बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आई विद इन फैक्ट्रीज एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ जहां हायरार्कल पावर डिवीजन एग्जिस्ट करती थी. मोस्ट इंपोर्टेंटली एक अनदर थिंग जो कि इससे एसोसिएटेड है वो ये कि फ्री मार्केट का कांसेप्ट आने लगा. फ्री मार्केट क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं होती, बल्कि इसमें जितनी भी आपकी स्पेसिफिकली प्राइवेट कॉर्पोरेशन होती है वही डिसाइड करती है प्राइसेस कितनी है, कितनी डिमांड है, कितना प्रोड्यूस करना है. तो एक फ्री मार्केट का कांसेप्ट भी इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंडर डेवलप हुआ. साथ ही साथ इसमें आपको मजीद न्यू एस्पेक्ट्स नजर आएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है राइज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैपिटलिज्म को भी राइज किया. कैपिटलिज्म एक ऐसा सरमायादाराना निजाम है जिसमें वी कैन से कि जो फ्यू नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट है वो ज्यादा वी कैन से प्रॉफिट ले रहे हैं और जो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर है वो जो है क्या नाम है लेबरर्स है वो लॉन्ग आवर्स के वी कैन से के अंदर काम कर रहे हैं और इवेंचुअली उनको बहुत ही ज्यादा लो वेजेस मिल रहे हैं. तो ये दो कंडीशंस एग्जिस्ट करी थी कि आपकी कैपिटलिज्म के अंदर जो है दो तरह की क्लासेस इमर्ज हुई. इसमें एक कैपिटलिस्ट क्लास जिनको बुर्जुआजे भी बोलते हैं और एक है वर्कर्स की क्लास जिन्हें प्रोलेटरिएट्स भी बोलते हैं. अब इन दोनों के दरमियान हमेशा से कॉन्ट्रडिक्शन ही रही क्योंकि कैपिटलिज्म का सिस्टम हमेशा प्रॉफिट पे काम करता है और जो कैपिटलिस्ट क्लास है जो कि फोर्स ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर रही है वो ये प्रॉफिट अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको लो पे करके हासिल कर रही है. बहरहाल इन कंडीशंस की वजह से बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स अराइज होना शुरू हुई और बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर जिसमें कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, मैक्स वेबर, इमानुएल डर्कहाइम, जॉर्ज सेमल, वो इकट्ठे हुए ताकि इन कंडीशंस को डील किया जा सके. नेक्स्ट आपकी अर्बनाइजेशन आती है व्हिच इज आल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्योंकि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो सिटी लाइफ की तरफ इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट, इस चीज को देखते हुए बहुत सारे लोग उस तरफ शिफ्ट होने लगे. स्पेसिफिकली क्योंकि किसी जमाने में जो लैंड थी उसको प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता था, अब वो गेजिंग लैंड्स बन गई या गेजिंग एरियाज बन गए जहां शीप्स को रखा जाता था, उनसे वूल प्रोड्यूस करवा के टेक्सटाइल मिल्स को भेजा जाता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्स, क्लोथिंग मिल्स को भेजा जाता था. तो इससे क्या हुआ, वर्कर्स की इंपॉर्टेंस जो है विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर वो कम होने लगी एंड दे हैड टू मूव टुवर्ड्स द सिटी लाइफ ताकि उनको जो है कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए. और कि वो जब वहां गए तो ये अर्बनाइजेशन का ये अर्बनाइजेशन वर्ड ये लाया ही ये जाता है कि इट इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज. अब जब एक कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल की शिफ्ट हुई टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज और सिटी एरियाज तो बहुत सारी न्यू प्रॉब्लम्स आने लगी, लाइक ओवरक्राउडिंग की, पोल्यूशन की, नॉइज की, ट्रैफिक की और सो फोर्थ. बहुत सारी दीगर प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पॉवर्टी को भी आप ले सकते हो, जिसमें आप स्लम एरियाज की क्रिएशन की भी बात कर सकते हो. तो इसने बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस किया.
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैक्स वेबर आ जाते हैं और जॉर्ज जेमल आ जाते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं जो चीज वी कैन से कि जो फैक्टर लीड कर गया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट सोशियोलॉजी, वो है ग्रोथ ऑफ साइंस। अच्छा, साइंस ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया। सोशियोलॉजी इज नॉट ए थ्योरेटिकल डिसिप्लिन, इनफैक्ट ये एक मुकम्मल तौर पर एक साइंस है जो कि साइंटिफिक मींस को इस्तेमाल करती है। इनफैक्ट जब कॉम्टे ने इसको क्रिएट किया था, इसको वी कैन से कि क्वाइन किया था सोशियोलॉजी के वर्ड को, तो उसने ये बोला था कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होगी वी कैन से कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन की इन प्रोग्रेस। और उसने ये बोला था कि हमने पॉजिटिविज्म की अप्रोच को यूज करना है। पॉजिटिविज्म की अप्रोच का मतलब उसने ये दिया था कि जिस तरह से नेचुरल साइंटिस्ट अपने कुछ वी कैन से कि टेक्निक्स को यूज करते हैं, अपनी वी कैन से कि एरियाज को अप्रोच करते हैं, उसी तरह एक सोशल साइंटिस्ट के लिए जरूरी है कि वो सोसाइटी को साइंटिफिक मैनर में व्यू करे। इसी तरह डरहाइम भी इससे एग्री करता था, स्पेंसर भी, मीड भी, अल्फ्रेड शूट्स भी। और इस बेस पे जो साइंस की ग्रोथ थी उसने भी सोशियोलॉजी के ओवरऑल वी कैन से कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को अफेक्ट किया। अब आ जाते हैं अमेरिकन सोशियोलॉजी। इसके बिहाइंड भी कमोबेश वही फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ थोड़े डिफरेंट फैक्टर्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि यूरोपियन सोशियोलॉजी पहले इमर्ज हुई, उसके बाद सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट अमेरिका में हुई। सो इसमें कौन से सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं? इसमें सबसे पहला फैक्टर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूरोपियन सोसाइटी। ऑफ कोर्स यूरोपियन, अगर हम बात करें यूरोप की तरफ से पहले से सोशियोलॉजी मौजूद अमेरिकन के लिए, देयरफॉर उन्हें बड़ी आसानी हुई सोशियोलॉजी को मजीद डेवलप करने में। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि यूरोप के लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड मौजूद नहीं थी। हाँ, इब्ने खल्दून का वर्क इल्मुल इमरान तो मौजूद था, लेकिन वो इस हद तक एक्सेप्टेबल नहीं था बिकॉज इट वाज नॉट कंसीडर्ड एट ऑल साइंटिफिक। तो इवेंचुअली यूरोपियन सोशियोलॉजी मुकम्मल तौर पर इनिशियल स्टेजेस से डेवलप हुई, लेकिन जो अमेरिकन सोशियोलॉजी है वो ऑन द बिहाफ ऑफ यूरोपियन सोशियोलॉजी डेवलप हुई। बहुत सारे थिंकर्स जो कि यूरोप से ताल्लुक रखते हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो है अमेरिकन सोशियोलॉजी पे भी इक्वली है। जिस तरह से अगर हम ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें, पॉजिटिविज्म की अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है अमेरिकन सोशियोलॉजी के अंदर। मैंने बता दिया पॉजिटिविज्म इज एन अप्रोच टू यूज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड इसमें कार्ल मार्क्स आ जाते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से एसोसिएटेड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है अमेरिकन सोशियोलॉजी के अंदर। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी एंड रैशनलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द मैक्स वेबर। सिमिलरली उसमें माइल्डर टाइम भी आ जाते हैं जिन्होंने सोशल कोहेजन एंड फंक्शनलिज्म की अप्रोच से उनको लिंक किया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी थिंकिंग थी जिसने अमेरिकन सोशियोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस किया। ओके, नेक्स्ट क्या? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जस्ट लाइक यूरोपियन सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट हुई इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, उसी तरह अमेरिकन सोशियोलॉजी में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का इन्फ्लुएंस आ जाता है। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब अकर हुआ तो उसने अमेरिकन सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म किया और बिग सिटीज, मास माइग्रेशन, राइज ऑफ फैक्ट्रीज, इनसे बहुत सारी चेंजेस अकर हुए जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉज किया, लाइक पॉवर्टी के, क्राइम के, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के। इन्हीं चीजों को डील करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट्स ने शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी की बुनियाद रखी ताकि सिटी से एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज हैं सच एज इमिग्रेशन के, अर्बनाइजेशन के, या पॉवर्टी के, या क्राइम के, या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के, उनको थॉरली डील किया जा सके। और इनफैक्ट ये वो वी कैन से कि शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी वो वी कैन से कि एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिससे वाकई सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट प्रॉपर बेसिस पे हुई, क्योंकि एल्बियन स्मॉल इससे एसोसिएटेड रहे हैं। ऑल्दो कि कोई प्रिसाइज डेट नहीं दी जाती कि अमेरिकन सोशियोलॉजी कब डेवलप हुई, लेकिन स्पेसिफिकली शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक डिपार्टमेंट था सोशियोलॉजी का, इसने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया सोशियोलॉजिकल वी कैन से कि थ्योरीज की डेवलपमेंट में। ओके, फिर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूरोपियन सोशियोलॉजी इज द इमिग्रेशन एंड एथनिक डाइवर्सिटी। अब एक ऐसा वक्त है 19 एंड 20 सेंचुरी में कि सिर्फ रूरल अर्बन माइग्रेशंस नहीं हो रही, बल्कि बहुत सारे वी कैन से कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट वी कैन से कि एथनिसिटीज के पीपल यूएस अराइव कर रहे थे, जिसमें यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, वहां से जो है बहुत सारे लॉट का अमेरिका में आ जाना बहुत सारी डाइवर्सिटी को ला रहा। अब इस डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, एसिमिलेशन के, इंटीग्रेशन के, और इवन ये एथनिक एन्क्लेव्स की फॉर्मेशन को लीड कर गया। इन चीजों को डील करने के लिए रॉबर्ट पार्क, WEB डू बोइस, ये सब इकट्ठे हुए ताकि रेस, एथनिसिटी, माइग्रेशन, इन तमाम चीजों को डील किया जा सके। स्पेसिफिकली इन्होंने जिस एरिया से सोशियोलॉजी को देखा उसमें मल्टीकल्चरलिज्म और सोशल इनइक्वालिटी की बात की जाती है। ओके, लास्ट बड़ा फैक्टर जो है वर्ल्ड वॉर 2 एंड पोस्ट वॉर एरा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर समझा जाता है, क्योंकि जाहिर है जब वॉर अपोज होती है तो डिसऑर्गेनाइजेशन आती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो उसने भी जो है अमेरिकन पूरे स्पेक्ट्रम को डिस्ट्रॉय किया, बहुत हद तक डिसऑर्गेनाइजेशन कॉज की। और इस चीज को देखते हुए भी जो पोस्ट वॉर सोशल ऑर्डर था उसको जो है क्या नाम है हम कह सकते हैं ऑर्डर सिचुएशन में लाने के लिए या उसको हल करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।